chapter, the friction coefficient between the athlete shoes and the ground is 0.90. Mu is equal to 0.90 between the shoes and the ground. Between the shoes and the ground. शूज और ग्राउंड के बीच में बच्चे हमारे पास ये म्यू की वैल्यू गिवन है. सपोज अ सुपरमैन वियर दिस शूज एंड रेसेस फॉर 50 मीटर. और ये बच्चा हमारे पास आप 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हो अगर कोई पर्सन इस पे भागता है. देयर इज नो अपर लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एट हाई स्पीड्स. ना कि वो जितनी मर्जी तेज स्पीड से चल सकता है. फाइंड द मिनिमम टाइम. तो सबसे पहले बच्चे वो आपको यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम टाइम. सबसे छोटा टाइम इंटरवल हमें चाहिए so that he will have to take in completing the 50 meters starting from the rest. यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 के बराबर है, अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 के बराबर है और मुझे मिनिमम टाइम के अंदर 50 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर कवर करना है और मुझे मिनिमम टाइम, तो इसका मतलब मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा एग्जैक्टली बच्चे जितनी मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है. मतलब कि मैं उसके आसपास की फोर्स लगाऊंगा तो मैं वहां पर आगे की तरफ को निकल जाऊंगा. और दूसरी चीज है, सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर. मतलब 50 मीटर को कवर करने के लिए वो एग्जैक्टली सेम टाइम लेता है. यानी कि टाइम की वैल्यू टी के बराबर है एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास What is the minimum time will he take to stop. यानी कि यहां से ये कितना मिनिमम टाइम लगेगा फिर स्टॉप होने के लिए. फिर नेक्स्ट टाइम ये बोल रहे हैं कि मुझे ये बताना है कि फिर इसको स्टॉप होने के अंदर आपके पास कितना टाइम लगेगा. यहाँ पर कितना टाइम लगेगा स्टॉप होने के अंदर बच्चा हमारे पास कितना टाइम लगेगा. चलिए अभी देखते हैं बच्चा क्वेश्चन कैसे करना है हमने इसके अंदर से. तो एक बात हमें समझ में आती है, अगर कोई पर्सन मान लिया जाए कि ग्राउंड के ऊपर रन करता है तो फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लगती है बच्चे, आगे. हमारे पास आगे की तरफ को लगती है. ये बच्चा हमारे पास आगे लगती है क्योंकि वो भाग रहा है आगे की तरफ और u इज इक्वल टू 0. अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं, इसका नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर और फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास म्यू mg के बराबर हो जाएगी और देयरफॉर इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगी वो मेरे पास म्यू mg अपॉन m की लग जाएगी. m से m कैंसिल. म्यू की वैल्यू 0.9 है और g की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है 10 के बराबर है. तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर. 9 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर. अब नेक्स्ट क्या रह गया, मैं अगर भागता हूं तो फ्रिक्शन मेरी मोशन को अपोज करती है कि सपोर्ट करती है. तो आप बोलोगे रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है पर मोशन को सपोर्ट कर रही है. और इस वजह से देयरफॉर अगर मैं एक क्वेश्चन का आंसर निकालूं तो s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at का स्क्वायर. तो राजे यहां पर आ गया 50 मीटर 0 इंटू टी प्लस ऑफ हाफ इंटू 9 इंटू आपके पास टी का स्क्वायर. तो हमारे पास अब यहां पर आपके पास टी स्क्वायर का के किसके बराबर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 9. देयरफॉर मुझे बता दो कि टाइम जिसके अंदर तो आपके पास 10/3 सेकंड. लॉजिक क्वेश्चन हो गया सॉल्व. और टाइम ऑफ स्टॉपिंग कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ पे टाइम ऑफ स्टॉपिंग निकालोगे कैसे. देखो हमारे पास यहाँ पे टाइम ऑफ स्टॉपिंग वैसे अगर देखा जाए तो लॉजिकली टाइम ऑफ स्टॉपिंग और टाइम ऑफ गेनिंग द स्पीड ये दोनों सेम होते हैं वैसे लॉजिकली अगर देखा जाए. और इसने एग्जैक्टली इतने टाइम के अंदर स्पीड गेन की है तो अब कितने टाइम के अंदर ये अपने आप को रेस्ट पे लेके आएगा. तो इसमें हम इसकी मोशन को 2 हिस्सों में काट देते हैं. बताओ शाबाश कैसे. पहले हिस्से के अंदर ये एक्सेलरेशन को हमने पॉजिटिव लिया और यहाँ पर ये 0 मीटर पर सेकेंड से कोई ना कोई वेलोसिटी v गेन कर चुका होगा. इसके बाद यही एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, शाबाश बता दो. नेगेटिव. सेम डिफरेंट नहीं हो सकती. और फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड. अब अगर मैं आपको लॉजिकली सोचने को बोलूं दोनों तरफ में एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, एक जगह पॉजिटिव और दूसरी जगह पे नेगेटिव. तो जितना टाइम इसको स्पीड गेन करने में लगा
उतना ही टाइम बच्चे इसको स्पीड को क्या करना पड़ेगा, लीव करने में लगेगा। सिंपल। तो हमारे पास बी का आंसर अगर कोई बच्चा देना चाहता है तो वो डायरेक्ट 10/3 सेकंड भी दे सकता है, लेकिन एक शर्त पे, एक यहाँ पर जितनी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है उतनी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, तो आप ये तुक्का लगा सकते हो, वरना बच्चे हमारे पास ये चीज वैलिड नहीं होगी। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 15 एच.सी. वर्मा, पेज नंबर 98, चैप्टर फ्रिक्शन। हो गया सॉल्व। प्लेयर अगर किसी बच्चे ने पूछना है तो वो पूछ सकता है। शाबाश, चले आगे। सेकंड वाले में हमने ये कैसे कहा कि जितनी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी उतनी नेगेटिव होगी? रीजन क्योंकि अगर आप रुकना चाहते हो तो डेफिनेटली है कि आप सब बच्चों ने आई थिंक सो स्कूल के अंदर काफी तेज भागकर अपनी क्लासरूम से पहले रुकने की कोशिश की होगी, तो उसके अंदर आप अपने पैरों के मोशन को क्या कर देते हो, सीज करते हो। कभी किया बच्चा आपने? यस कभी सर। क्या अगर आपकी क्लास मान लो 10th डी है तो आप 10th ए पे भागना बंद कर देते हो और अपने पैरों को स्टिल कर देते हो, उसके बाद आप 10th डी तक आते आते रुक जाते हो, हाँ या ना? किया कभी कि नहीं किया? सर। अब मेरे को इसमें आगे बताने की जरूरत ही नहीं है कि जब बी पार्ट पे ये सुपरमैन अपने आप को रोकना चाहता है तो पहली बात बच्चे आपको भागना बंद करना पड़ेगा। और भागना, आप सबने एवेंजर्स की मूवीज तो देखी हुई हैं, यस और एवेंजर्स की मूवीज के अंदर सुपर हीरो अपने आप को रोकते कैसे? कार्टून मूवी देखी है, टॉम एंड जेरी देखा है आपने? ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा है? जब एक कार्टून वाला कैरेक्टर भागते भागते जब रोकता है तो अपने पाँव को नीचे कुछ ऐसे रखता है बच्चे कि उसकी स्लाइडिंग शुरू हो जाती है और फ्रिक्शन आगे के बजाय कहाँ पे लगने लग जाती है, काके पीछे। सेम। अब आई थिंक सो मैंने क्वेश्चन का आंसर बता दिया, और अगर नहीं फिर हम इसकी डेमो कर लेंगे बच्चे। कल आपने आना ही ऑफलाइन क्लास में, हम इसकी डेमो करके देख लेंगे, जमीन पे देखते। ठीक है। सो चलिए, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी बोलो, अगर किसी बच्चे ने कोई कुछ क्वेश्चन। सर ये आपने सर जो बी पार्ट में बताया था कि एक्सेलरेशन के बारे में, वो रिपीट करना, वो पॉइंट लास्ट वाला। एक सिंपल सी बात है काके, ये जो फ्रिक्शन है आपके पास, जब आप आगे चलते हो तो फ्रिक्शन आपके आगे लगती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि ये कहना कि आदमी आगे चलता है तो फ्रिक्शन पीछे लगती है तो निहायत ही बकवास स्टेटमेंट हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब जब ये रनिंग कर रहा है, लेकिन जब ये रुकता है बच्चे तो ये अपने पाँव को जमीन पे क्या कर देता है, ऐसे रोक देता है, हाँ या ना? ठीक है बच्चे, ये अपने पाँव को जब ऐसे स्टिल कर देगा तो नीचे अगेन मेरे पास mg है, और यहाँ पर आपके पाँव की रिलेटिव मोशन आगे होगी तो फ्रिक्शन कहाँ पे लग जाएगी बच्चे, पीछे। आप जो वेलोसिटी गेन कर चुके हो, आप पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है म्यू mg, वो आपकी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है? अपोज। इस वजह से जो अब आप पे एक्सेलरेशन लगेगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और क्यों नेगेटिव हो जाएगी? क्योंकि यह आपके मोशन को क्या कर रही है बच्चे, हमारे पास अपोज कर रही है। आगे बात समझ में, यह हमारी मोशन को अपोज कर रही है। और यहाँ पर भी माइनस म्यू जी, यहाँ पर म्यू इंटू जी, वैल्यू दोनों की सेम है। तो जितने टाइम के अंदर आपने स्पीड को गेन किया उतने टाइम के अंदर अब आप स्पीड को जो है छोड़ दोगे। रीजन, एक तरफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये वाली बात? चलिए, सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अ कार इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पेज 96, एच.सी. वर्मा। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके लिए इंक्लाइन प्लेन आ गया, और ये एंगल मेरे पास कितने के बराबर आ गई, शाबाश बता दो, 30 डिग्री। हमारे पास यहाँ पर एक कार है बच्चे, और हमारे पास जो कार है वो आपके पास यहाँ पर क्या कर रही है बच्चे, वो ट्रेवल कर रही है, और इसकी एक स्पीड हमारे पास गिवन। तो ये कार बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके लिए ट्रेवल कर रही है। सो दिस कार इज ट्रेवलिंग, ये कार बच्चा हमारे पास ट्रेवल कर रही है विद स्पीड ऑफ, और डायरेक्शन भी दे रखी है, 21.6 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। When it encounters 12.8 meter long slope, तो 12.8 मीटर लॉन्ग स्लोप एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री।
The coefficient of the friction between the rod and the tire is 1 divided by √2√3. तो म्यू की वैल्यू 1 divided by 2√3 के बराबर है. वो क्या बोल रहे हैं? Show that no matter how hard the driver applies the brake, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 km/h. मतलब जब ये बॉटम के ऊपर आपके पास कार पहुंचेगी तो इस कार की जो स्पीड है हमारे पास वो आपके पास कितने से बड़ी होगी बच्चे? इसकी स्पीड ग्रेटर देन 36 km/h है. तो ये शो करने वाला क्वेश्चन है और इससे बच्चा हमारे को देखते हैं कि कैसे चीजों के बारे में पता लगेगा. और यहाँ पर ड्राइवर ब्रेक भी अप्लाई कर रहा है. तो ड्राइवर अगर ब्रेक अप्लाई करेगा तो इसके टायर लॉक हो जाएंगे और टायर लॉक हो जाएंगे तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी? आगे की तरफ की पीछे. एग्जैक्टली. अब इस क्वेश्चन को भी काके मैं यहाँ पर किससे सॉल्व कर सकता हूँ? वर्क पावर एनर्जी से. बिल्कुल कर सकता हूँ. और यहाँ पर भी चेंज ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. मैं कर सकता हूँ. पिछली बारी मैंने आपको ये चीज प्रूव करके भी बताई थी. और हमने करना क्या काके? कुछ भी नहीं करना. इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो कितना सिंपल है. v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a into s. ये काम करना. यानी कि v² इज इक्वल टू u² प्लस ऑफ 2a into s. यहां पर u की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? 21.6 मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा? 5/18. तो ये बच्चा हमारे पास यहां पर आ जाएगा 5/18. अगर मैं इसको करके देखूं तो बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 7.2. और ये बच्चा हमारे पास 6 से चला जाएगा. और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा. 6 से जाएगा कि 8 से जाएगा? आंसर 6 आ जाएगा. 6 पक्का? श्योर है? 100%. तो यू मैं लिख दूं 6 मीटर पर सेकंड. पक्का? यस पक्का लिख दो सर. 6 मीटर पर सेकंड. और बच्चे फाइनल वेलोसिटी जो ज्यादा मुश्किल है वो मैं आपको बता देता हूँ. फाइनल वेलोसिटी बच्चे 10 मीटर पर सेकंड से बड़ी होनी चाहिए. ये बच्चे हमको बताना. चलिए सो हमारे पास अब यहाँ पर ये चीज क्या आ गई? अब प्रॉब्लम रहेगी एक्सेलरेशन की. अब इसके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रही है. बताओ दो फोर्सेस कौन कौन से काम करेगी? इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक फोर्स हमारे पास नीचे लग रही है विच इज mg साइन ऑफ क्या है काके? 30 डिग्री. और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ की तरफ को लग रही है बच्चा? हमारे पास पीछे की तरफ, जो कि मेरे पास है म्यू mg cos ऑफ 30 डिग्री. और ये हमारे पास नीचे एक्सेलरेट करेगी. अब बताओ इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी? mg साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस ऑफ म्यू mg cos ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री डिवाइडेड बाय मास मेरे पास m. तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर g साइन ऑफ 30 m से m कैंसिल है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस हमारे पास म्यू की वैल्यू कितने के बराबर है? 1/2√3. मास बच्चा हमारे पास जा चुका है जी की वैल्यू 10 और ये √3 डिवाइडेड बाई 2. तो ये हमारे पास √3 से √3 कैंसिल और ये हमारे पास यहाँ पर 5. तो आपकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ गई? 5 माइनस 2.5. तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन आ गई और डिस्टेंस 12.8. देयरफॉर अब बताओ बच्चे v की वैल्यू किसके बराबर है? √u का स्क्वायर. u का स्क्वायर मतलब बच्चा हमारे पास 36 प्लस ऑफ 2 into a तो 2.5 और डिस्टेंस बच्चे 12.8. तो हमारे पास √36 प्लस ऑफ यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितना आएगा? 128 into 5 तो 0 4 1 और बच्चा हमारे पास 640. तो हमारे पास एक पॉइंट है तो 64 आ जाएगा. तो ये बच्चा हमारे पास 64 आ जाएगा एंड दिस विल बी अंडर रूट ऑफ आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? दिस विल बी 100. तो हमारे पास ये कितने के बराबर आ गई? शाबाश बता दो. दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये बच्चा हमारे पास ये ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड बच्चा हमारे पास आपके पास विद स्पीड the car will reach the speed greater than 36. तो 36 km/h. अब ग्रेटर वाली बात क्या बच्चा?
ग्रेटर वाली बात बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमने बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हम यहाँ पर जी की वैल्यू या कुछ भी, और हमारे पास यहाँ पर जो फ्रिक्शन होती है बच्चे, वो टायर के साथ साथ बच्चे फ्रिक्शन का इफेक्ट या ग्रिप जो होती है बच्चे वो लूज होती रहती है। हम एक बात अजम्पशन करके चलते हैं कि फ्रिक्शन हर जगह पे सेम लगती है, गलत है। फ्रिक्शन जैसे जैसे बच्चे टायर उसमें चलता रहता है, उसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या होती रहती है, फ्रिक्शन की वैल्यू के ऊपर भी फर्क पड़ता है, म्यू की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, क्योंकि मटेरियल भी घिसने लग जाता है। तो उस वजह से 10 आंसर तो आया, पर जनरली ये 10 से स्लाइटली ग्रेटर हो जाती है, क्योंकि मटेरियल या अदर सर्कमस्टांसेस की वजह से स्पीड बढ़ने का डर ज्यादा रहता है। ठीक बच्चे, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। एक और चीज कि यहाँ पर मैंने एक और चीज मान ली है कि ड्राइवर जो है बच्चे उसने कहां पर ब्रेक मार दिया, बच्चे शाबाश बताओ, यहाँ पर ब्रेक मार दी। लेकिन क्या बताओ बच्चे, ड्राइवर यहाँ पर ब्रेक मारेगा कि थोड़ा नीचे आके ब्रेक मारेगा? नीचे आके, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा। तो इसका मतलब है कि ये कहना कि एग्जैक्टली 10 नहीं, तो थोड़ा सा नीचे आके ब्रेक मारेगा तो स्पीड भी बच्चे उसको डिस्टेंस कम मिलेगा, डिस्टेंस कम मिलेगा तो नेचुरल सी बात है स्पीड एक्सीड कर जाती है, स्पीड 10 से एक्सीड कर जाएगी। तो काफी अजम्पशन हम मान के चलते हैं जो कि गलत है, क्योंकि इसकी स्पीड 10 नहीं 10 से ज्यादा हो जाएगी। जी चले शाबाश, आगे चलें। किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? ओके, सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑन अ हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, the coefficient of the friction between the tire and the road is 1। अब ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन कि म्यू की वैल्यू क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है? तो मैक्सिमम बच्चे बोल देते हैं नो, नॉट पॉसिबल। ये बच्चे बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि म्यू किसके बराबर होती है, शाबाश बता दो, टेंजेंट ऑफ थीटा। और टेंजेंट ऑफ थीटा जो हमारे पास है उसकी वैल्यू तो बच्चे 0 से लेके कहां तक बच्चे वेरी कर जाती है आपके पास? कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। और मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि म्यू की वैल्यू 1। अरे नहीं सर, 1 थोड़ी ना हो सकती है म्यू की वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं उनमें म्यू की वैल्यू या तो फ्रैक्शन में होती है या फिर लेस देन बच्चे 1 होती है। तो ये दिमाग के अंदर एक पिक्चर तैयार हो जाती है, जो कि गलत है बच्चे हमारे पास। चलो अब हम चलते हैं बच्चे यहाँ पर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन आपके पास यहाँ पर 1 के बराबर है। अब देखो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है कि मैं आधा किलोमीटर का अगर एक डिस्टेंस कवर करता हूँ यानी कि 500 मीटर, और मैं यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हो जाता हूँ, तो बच्चे हम यहाँ पर रेस्ट से बच्चा आपके पास आप स्टार्ट करते हो यहाँ पर अपनी गाड़ी को, और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 है, शो दैट 1 कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज लेस देन 10 सेकेंड। अगर लेस देन 10 सेकेंड से आप इसको डिराइव नहीं कर सकते हो। तो जब आप अपनी गाड़ी के टायर को गोल घुमाते हो तो बताओ फ्रिक्शन कहाँ पे लगती है, आगे लगती है कि पीछे लगती है बच्चे? आगे लगती है। क्यों? अब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हमारी गाड़ी के टायर जमीन पे कैसे आपके पास मूव करते हैं, इस तरीके से, और जब ये ऐसे मूव करते हैं तो इनमें फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लगती है बताओ? आगे की तरफ को लगेगी कि पीछे की तरफ को? आगे की तरफ। और मेरे पास यहां पर मेरे पास यहां पर आपकी एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर। अब तो ये याद हो जाना चाहिए काकी, ये बच्चे हमको याद हो जाना चाहिए कि आपकी एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर होती है। अगर हमारे पास हम 0 मीटर पर सेकंड से चलते हैं बच्चे, और मुझे यहाँ पर क्या बताना है, टाइम बताना है, तो बताओ टाइम कैसे बताओगे? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू UT, तो 0 इंटू T, ही तो बताना है, प्लस हाफ इंटू म्यू इंटू जी। म्यू की वैल्यू 1 है तो जी की वैल्यू कितने के बराबर है बच्चा? हमारे पास 10। तो हमारे पास ये 10 आ जाएगा इंटू 10 इंटू T का स्क्वायर। तो ये बच्चा हमारे पास 1000 आ जाएगा। कैसे 1000 आएगा ये पता लग गया बच्चे? मैं बताता हूँ। 500 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू T का स्क्वायर, या फिर इसमें से 0 से 0 कैंसिल,
ये बच्चा सामने जाकर बच्चा आपके पास 100 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और टाइम बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड के अंदर इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। अब टीचर क्यों बोल रहा है कि लेस देन, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज है कि प्रैक्टिकली जब आप अपनी गाड़ी को शुरू करोगे तो फ्रिक्शन शुरुआती दौर के ऊपर क्या दोनों की आगे लगती है, नहीं, वो थोड़े टाइम के बाद लगती है। 1 या 2 सेकंड के बाद बच्चा हमारे पास जो फ्रिक्शन होती है वो आगे लगती है, जिससे हमारी मोशन फास्ट होती है और हम ब्रिज को क्रॉस कर जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, और दोनों के अंदर हम यहाँ पर अजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर जो वो पॉइंट कहना चाह रहा है उसके ऊपर हम इंफसाइज करेंगे। चले आगे की तरफ, नेक्स्ट बच्चे। यस सर। चलो अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टफ क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 18 पेज 96 एच सी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 और बच्चा हमारे पास पेज नंबर 96 और यहाँ पर मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन आ गया। मेरे पास यहाँ पर ये लो भाई इतना बड़ा इंक्लाइंड प्लेन आ गया। ये इंक्लाइंड प्लेन कितना बड़ा है कि इसका एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है। इसके ऊपर रख दिए 2 ब्लॉक। एक ब्लॉक बच्चे जिसका मास है 4 kg, एक ब्लॉक जिसका मास 4 kg, दूसरा ब्लॉक जिसका मास मेरे पास आ गया 2 kg, जिसका मास मेरे पास आ गया 2 kg। देखते चलना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे या तो क्लियर हो जाएंगे या सही में क्लियर हो जाएंगे। अब दोनों क्लियर में से कौन सा क्लियर आपका है वो खुद देख लेना। हमारे पास यहां पर इसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये देखो इसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का के μ1 के बराबर है, और μ1 बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है 0.20। ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है 0. आपके पास 20। आपके पास दैट बिटवीन द ब्लॉक इज μ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। दो अलग अलग केसेस है, दो अलग अलग केसेस है, और यहां पर इसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2। ये दे दिया। पता क्या करना है आपको यहां पर, पता ये करना है बच्चे, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। देखो कितनी सिंपल सी बात बोल रहा है वो, आपको बोल रहा है आपको एक्सेलरेशन निकालना है किसका, आपके पास 2 kg ब्लॉक का, जब आपके पास μ1 0.2 के बराबर हो और μ2 0.3 के बराबर। बच्चा बोलता है सर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या इजी है कि मुश्किल है? सुपर सुपर डुपर इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चा इसको देखते ही छोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन डिटेल्ड क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन, इसमें बहुत डिटेलिंग की जरूरत है। अब अगर ये सिस्टम नीचे गिरेगा तो ये आपके पास ऐसे एक्सेलरेट कर जाएगा, ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से एक्सेलरेट कर जाएंगे, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन मान लो ए, क्योंकि टीचर कहीं पर भी नहीं बोल रहा है कि इन दोनों ब्लॉक्स का कांटेक्ट लूज हो रहा है। अगर इन दोनों का कांटेक्ट लूज हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नहीं होगी। अब देखो 4 kg पे कौन कौन सी फोर्सेस काम करेंगे बताओ जरा। 4g साइन ऑफ 30 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास यहां पर n1, यहां पर बच्चा आपके पास नीचे की तरफ को क्या आ गया, शाबाश बता दो 4g। देखते चलना, यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो 4g, और बच्चे कॉस ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री। जिसको ऑब्जेक्शन होगा बच्चे यहां पर चिल्ला देना बेटा, चिल्लाने से आवाज सुनी जाती है, बगैर चिल्लाए किसी की आवाज नहीं सुनी जाती काके, याद रखना। अब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी कांटेक्ट है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, लेट दिस बी n0, और यही नॉर्मल रिएक्शन 2 kg वाले ब्लॉक पे भी जाएगा n0। लग रहा है ये बात पता? पार्थ यस सर। ये बात पता लग रही है? आकाश ये बात पता लग रही है? यस। अब बच्चा हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शन इसको नीचे वाले प्लेटफॉर्म से मिल रहा है n2, यहां पर फिर बच्चे इसके ऊपर एक फोर्स और लग रही है काके, बताओ नीचे की तरफ कौन सी एक और फोर्स लग रही है, कोई बच्चा बता सकता है? इस 2 kg पे एक और फोर्स नीचे लग रही है, बताओ कौन सी? 2g साइन ऑफ 30 डिग्री। आ रही है बात समझ में? अभी तो शुरुआत है काके, अभी तो बच्चे ये मत सोचना कि अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं। और हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर इस तरफ को कौन सी फोर्स लग जाएगी, 2g कॉस ऑफ 30 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? आंसर है नहीं।
ताकि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। बताओ क्या चीज बची हुई है? दोनों के ऊपर लगने वाली फ्रिक्शन। आपके 4 kg पे बताओ फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लग जाएगी आपके पास? बैकवर्ड डायरेक्शन। और इस 2 kg पे भी फ्रिक्शन कहाँ पे लग जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं यहाँ पर 4 kg वाली बॉडी को अलग से डायग्राम ड्रॉ करता हूं और देखता हूं बच्चे कि आपको क्या क्या समझ में नहीं आया। मेरे पास इस पे एक फोर्स लग गई 4g sin 30 यानी 20 न्यूटन। आई समझ में बात? आई समझ में बात? Yes. अभी समझ में बात? इसके अलावा यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गया? n0 आ गया पीछे से, n1 ऊपर की तरफ को आ गया, मास 4 kg का है। और यहाँ पर n1 का के किसके बराबर है? शाबाश बता दो। 4g cos of 30 यानी 20√3। जिसको नहीं पता लग रहा पूछता चले। ये बच्चा हमारे पास 20√3 और इसके पीछे कौन सी फोर्स लग गई? शाबाश बता दो। फ्रिक्शन फोर्स विच इज μ2। μ2 कितने के बराबर है? 0.3 इंटू n1। n1 20√3 के बराबर है, तो 0.3 इंटू 20√3। अब इसके एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है। यहां पर इसको फर्दर कोई बच्चा सॉल्व करके बता दे। यहां पर 0 से तो ये कितना आ जाएगा काके? बता दो। 6√3 आ गया बच्चा हमारे पास। खत्म बात? कोई दिक्कत इसके अंदर से? कोई दिक्कत इसके अंदर से? बताओ No, sir. शाबाश। अब मेरे पास यहाँ पर हम दूसरी बॉडी कौन सी बनाएंगे काके? शाबाश बता दो। मेरे पास यहाँ पर मुझे बनानी है, अब आपके पास यहाँ पर n0 बच्चे हमारे पास, ये 2 kg की बॉडी, इस पे n0 कहाँ की तरफ को लग रहा है? पीछे की तरफ को। फ्रिक्शन कहाँ पे लग रही है? ये भी पीछे की तरफ को। ये μ1 इंटू n2 है। n2 किसके बराबर है बच्चे हमारे पास? 2g cos of 30 यानी कि 20 आपके पास यहाँ पर आपके पास 20√3/2 यानी कि 10√3। तो ये नीचे मेरे पास यहाँ पर आ गया 10√3 और μ1 0.2 इंटू 10√3। तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2√3। लग रहा होगा आपको पता है यहाँ पर। और इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ कौन सी लग रही है? शाबाश काके बताओ। इस पे एक फोर्स नीचे लग रही है 2g sin 30। 2g sin 30 काके किसके बराबर है बच्चे हमारे पास? 10 न्यूटन। और यहां पर ये सिस्टम भी नीचे की तरफ को गिर। अगर आप नॉर्मल रिएक्शंस की फोर्सेस इंटरनल है उनको अगर आप अलग कर दो, 20 न्यूटन और 10 न्यूटन, ये बच्चे सिस्टम को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक्सेलरेट। लग रहा है पता? ये सिस्टम को एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रही है। और 6√3 और 2√3 ये सिस्टम को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? और रोकने की। फिर भी ये मासेस नीचे गिर रही हैं, तो इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? बताओ शाबाश। तो 20 प्लस ऑफ 10 ये सपोर्टिंग फोर्स है, माइनस अपोजिंग फोर्स 6√3 प्लस 2√3 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। 4 + 2 कितने के बराबर आ गए? 6। तो एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ गए? 6 माइनस 8√3 अपॉन 6। अब √3 की वैल्यू 1.7 है, तो 1.7 इंटू 8। तो बच्चा हमारे पास 1, हाँ बोलो बच्चे बोलो। 10 के बजाय 30 नहीं आएगा? क्या? एक्सेलरेशन हाँ 30 आएगा सर। 30 आएगा। ठीक है 30 आएगा। चलो सो हमारे पास यहाँ पर तो फिर इसको 2 से इसको 6 से डिवाइड ही कर लेते हैं। पहले तो मैंने छोड़ दिया था कि 6 से क्या दीजिए, तो 5 करके सीधा आ ही जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे, आपके पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 और ये 5, तो कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास यहाँ पर? दिस विल बी 132। तो पॉइंट बच्चा हमारे पास है तो 13.2 आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आएगा? 30 माइनस 13.2 डिवाइडेड बाई 6 तो जल्दी बताओ इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी? शाबाश बता दो। 17.8 कितनी आ जाएगी? 17.8। तो इसकी 16.8/6 आएगी। हाँ बेटा 16.8 नहीं होगा? एक मिनट 17 16 2 8 हाँ 16। तो हमारे पास 16/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 6 दूनी बच्चा हमारे पास 2.8 2.8 आ रहा है। 2.8 के आसपास बच्चा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चे इसका आंसर जो है 2.8 के आसपास, मतलब कि इसका आंसर 2.8। हालांकि हमने अजम्पशंस लिए
थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर जा सकता है, लेकिन बच्चा हमारे पास 2 पॉइंट होता है। अब इसका सेकंड पार्ट बच्चा हमारे पास फिर से देख लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट के अंदर सेम करना है। फर्क कितना है बच्चे, उसने म्यू की वैल्यूज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसे म्यू की वैल्यू को क्या कर दिया बच्चे, चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। यहां पर बच्चे म्यू की वैल्यू को आपने एक्सचेंज करने के सेकंड पार्ट को कर लेना। अगर सेकंड पार्ट आपसे नहीं होता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने ए पार्ट आपको करवा दिया। चले आगे की तरफ, ठीक है ये वाली। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। HC1 two masses m1 and m2 are connected by the light rod and the system is slipping down the rough incline of angle theta with the horizontal. The coefficient of the friction at both the contact is mu. Find the acceleration of the system and the force by the rod in one of the block. अब ये देखो बच्चे उसने क्या पंगा ले लिया। जो पिछली बारी हम एक्सेलरेशन निकाल रहे थे तो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स नहीं निकाली, अब मुझे यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स निकालनी। ये रॉड बच्चे ऊपर वाले ब्लॉक को कहां की तरफ को फोर्स लगाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन के की सेम डायरेक्शन। तो हमारे पास यहां पर काका जी मास आ गया m1, ये मास आ गया m2। लाइट रॉड है, इसका कोई मास नहीं है, पर ये रस्सी भी नहीं है कि बच्चे हमारे पास सिर्फ टेंशन लग सके। यहाँ पे रॉड की वजह से ये रॉड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ, ये रॉड नीचे वाले पे फोर्स यहीं पे लगाएगी, और ये फोर्स को बच्चे अब हम F और इसको F मान लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन एंड डैश, यहां पर फोर्स m1g cos ऑफ थीटा, यहां पर फोर्स बताओ m1g साइन ऑफ थीटा, यहां पर फोर्स m2g साइन ऑफ थीटा, यहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा m2g cos ऑफ थीटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का सेम है, तो यहां पर फ्रिक्शन म्यू इनटू आपके पास m1g cos ऑफ थीटा। एक्सेलरेशन तो बच्चा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप एक्सेलरेशन के लिए बिल्कुल भी ना परेशान हो, आपको साफ साफ पता लगना चाहिए सपोर्टिंग फोर्स कौन कौन सी है, m1g साइन थीटा। फिर बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ m2g साइन ऑफ थीटा। अपोजिंग फोर्स कौन कौन सी है, माइनस ऑफ, म्यू कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा भी कॉमन आ जाएगा, जी भी कॉमन आ जाएगा, तो म्यू जी कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा m1 प्लस ऑफ m2, m1 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास m2, तो m1 प्लस ऑफ m2 मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं। यहां पर एक्सेलरेशन m1g साइन थीटा प्लस ऑफ m2g साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। आगे m1 प्लस ऑफ m2, नीचे बच्चे डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, ऊपर से टोटल क्या आ जाएगा g साइन थीटा कॉमन, यहां पर भी m1 और m2 बच्चे आ जाएगा, तो यहां पर g साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। बाकी सब तो क्या हो गया, कैंसल हो गया, बाकी सब तो क्या हो गया, कैंसल हो गया, m1 और m2 क्या हो गया, कैंसल हो जाएगा। तो अब बच्चा हमारे पास हमारे लिए ये एक्सेलरेशन आ गई। अब हमारे को यहां पर क्या बतानी है बच्चे, फोर्स बतानी है। यहां पर बच्चा हमारे को क्या बतानी है, द फोर्स बाय द रॉड ऑन द वन ऑफ द ब्लॉक। तो फोर्स बच्चे अब हम कैसे बता सकते हैं, देखिए हमारे पास यहां पर ये फोर्स, क्योंकि ये लाइट वेट की बॉडी है बच्चे, आपके पास या तो ये रस्सी के अंदर टेंशन बोल देता, ये रॉड का पर्पस बच्चा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को एक सेपरेट, मतलब कि ये गिर रही है बच्चा हमारे पास सेम एक्सेलरेशन से गिर रही है कि डिफरेंट एक्सेलरेशन से गिर रही है बच्चे बताओ। तो जब सेम एक्सेलरेशन है बच्चे तो इसका मतलब ये रॉड का रोल कहां पर आया बच्चे हमारे पास, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ये रॉड बच्चे अगर काम करती होती तो बच्चे ये ऊपर वाले और नीचे वाले को क्या करती है बच्चे हमारे पास एक अलग अलग तरीके से बच्चे गिरने में हेल्प करती, क्योंकि रिजिड रॉड है। तो इस वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस फोर्स का बच्चे कोई रोल ही नहीं हमको समझ में आ रहा है। मुझे एक बात बताओ ना, क्या इस फोर्स का हमने कोई रोल देखा है इसके अंदर से, कोई रोल नहीं हमको समझ में, कोई रोल नहीं है, इट हैज नथिंग। और दूसरी बात ये लाइट रॉड है,
अगर ये हमारे पास कोई मैसिव रॉड होती, अगर ये हमारे पास क्या होती, कोई मैसिव रॉड होती, तो हम इसकी बात कर सकते थे कि भैया देखो वो उसको आपके पास यहाँ पे कर रही है। तो ये जो हम यहाँ पर फोर्स बोल रहे हैं, इसका कोई रोल ही नहीं रह जाता, क्योंकि बच्चा हमारे पास इस रॉड का कोई मास नहीं है, कोई बच्चा एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या आ रही है, सेम। तो इस वजह से ये फोर्सेस आपके पास कैलकुलेट नहीं की जा सकती, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आपके पास 0 के बराबर है। ये पॉइंट दिमाग में रखना। ओके, नेक्स्ट वन। किसी बच्चे का डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पिछली बार बच्चे हमने क्लास के अंदर कर दिया था, वही आपके पास जो एंगल वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक मैकेनिकल सिस्टम को तैयार किया गया, एक मैकेनिकल सिस्टम है, यह हमारे पास यहाँ पर एक मैकेनिकल सिस्टम है, इस तरीके से तैयार किया गया। इस मैकेनिकल सिस्टम के अंदर हमारे पास यहाँ पर आपके पास एक रस्सी लगी हुई है, और हमारे पास यहाँ पर ये रस्सी यहाँ पर जाके टर्न हो रही है, और हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, जिसका मास हमारे पास कैपिटल M के बराबर है, और प्लैंक का मास स्मॉल m है। यहां से रस्सी आपके पास यहां पर पहुंच गई, और टीचर अब हमारे को ये बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड दिस प्लैंक इज, तो वो कितनी मिनिमम फोर्स लगाए। फिर देखिए बच्चे, वो हमारे पास यहाँ पर कितनी मिनिमम फोर्स लगाए, कितनी मिनिमम फोर्स लगाए, ताकि ये प्लैंक बच्चे अपनी जगह से ना हिले। अब देखते हैं, जब ये फोर्स लगाएगा तो इस रस्सी में क्या डेवलप हो जाएगी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी और टेंशन टी, यानी कि ये प्लैंक रेस्ट पे होना चाहिए। अब देखते हैं, सबसे पहले इस आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम को देखिए। इस पर्सन के फ्री बॉडी डायग्राम पे क्या क्या चीजें बच्चे, ऊपर की तरफ को टेंशन टी, इसके ऊपर प्लैंक की वजह से क्या आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। नीचे की तरफ बच्चा हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल mg, कैपिटल mg, कैपिटल mg। इसके नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्लैंक आ गया। इस प्लैंक के ऊपर आदमी की वजह से वेट आएगा कि नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट खुद का mg, ग्राउंड से इसको नॉर्मल रिएक्शन एन डैश, इस पे एक रस्सी यहाँ पे टेंशन टी क्रिएट कर रही है, और फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू इंटू एन डैश। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इंटू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एन डैश। काम खत्म। अब अगर मैं इस आदमी को देखूं तो रेस्ट के ऊपर है, तो n प्लस टी इज इक्वल टू कैपिटल mg, n इज इक्वल टू mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन, माइनस आपके पास टेंशन टी, माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंशन टी आ गया, n आ गया। अब इस आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम से नॉर्मल रिएक्शन पता लग गया। अब इस प्लैंक के लिए देखते हैं, एन डैश किसके बराबर है, स्मॉल mg प्लस ऑफ कैपिटल n, तो कैपिटल n किसके बराबर है, प्लस ऑफ कैपिटल mg माइनस ऑफ t, एंड देयरफॉर म्यू इनटू n डैश इज इक्वल टू किसके बराबर है, t के बराबर है, एंड देयरफॉर म्यू इनटू स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg माइनस ऑफ t इज इक्वल टू कैपिटल t। तो म्यू mg प्लस ऑफ म्यू कैपिटल mg इज इक्वल टू t प्लस ऑफ, यहां से म्यू t इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बताओ इस आदमी के ऊपर टेंशन, जितनी ये फोर्स लगाएगा उतनी टेंशन है, तो यहां से म्यू जी कॉमन आ जाएगा, कैपिटल m प्लस m और डिवाइडेड बाय मेरे पास 1 प्लस म्यू, यह हमारे पास इतने की फोर्स लगाएगा। यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, जिसपे एच.सी. वर्मा साहब बार बार इंफसाइज करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस्ड है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट नहीं आता है उसके ऊपर, क्या चीज आती है बच्चे, उसका आपके पास नॉर्मल। और ये बहुत बार हो चुका है, मतलब हर बार बच्चे हम इसी चीज को बार बार देख रहे हैं। और मैं आपको जिस चीज को एच.सी. वर्मा साहब बार बार कहते हैं, तो मतलब एग्जामिनेशन में उस चीज के कंफ्यूज
करने के चांसेस आपको ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी होगी। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 करने से पहले आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। सो देखिएगा बच्चे, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम, यानी कि दो ब्लॉक हमारे पास है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। हमारे पास यहाँ पर दो ब्लॉक्स है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया जाता है। चलिए ये लो जी, हमारे पास आया पहला ब्लॉक, हमारे पास यहाँ पर आ गया एक दूसरा ब्लॉक, इन दोनों को एक दूसरे पे रख दिया, दोनों का मासेस अलग अलग है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी लग रही है। ये मेरे पास मास आ गया m1 kg का, ये मास मेरे पास आ गया m2 kg का, इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बराबर है। नीचे ग्राउंड पे क्या है, अभी हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, और अगर सोचना भी है तो मान लो चलो यार फ्रिक्शनलेस है, मान लो फ्रिक्शनलेस है, ग्राउंड स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। अब यहां पर अगर देखा जाए नॉर्मल रिएक्शन एन, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है, mg नहीं आएगा। अगर किसी ने गलती से भी m2 के ऊपर m1g ड्रॉ कर दिया तो भाई साहब ये देख लो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। m1 की वजह से m2 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आता है, ना कि m1g बच्चे इसकी फोर्स है और वो इसी के ऊपर लगेगी, कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। तो काका जी बताओ, इसके बीच में अगर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स कितने के बराबर होगी, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, जी बताओ। म्यू m1g। ये बेटा बिल्कुल, यह हमारे पास आ जाएगा म्यू इंटू m1g। लेकिन क्या हमेशा फ्रिक्शन म्यू m1g होती है? नहीं भाई, ये भी बात मत हमेशा जो है मान के चलना, वो कुछ भी हो सकती है, वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर। अब क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन ये हमारे पास शुरू होता है, अगर आप ऊपर वाले ब्लॉक को या नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर बाहर से एक फोर्स लगानी शुरू करते हो, तो मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देता हूं, और जो मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बच्चे, वो हमारे पास कैपिटल F न्यूटन के बराबर, जो लगा दीजिए, लगी फोर्स। अब क्या करें, अब टीचर मुझे बोलेगा यहां पर फोर्स लगाने के बाद डिस्कस मोशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। यहां पर इन दोनों ब्लॉक्स की मुझे मोशन समझानी, इनके एक्सेलरेशन क्या है, इनकी एक्सेलरेशन सेम है या डिफरेंट है, ये सारी चीजें मुझे यहां पर बतानी। अब फोकस करना बच्चे, यहां पर स्टेप नंबर 1 का के, तो स्टेप नंबर 1 बाबू क्या होगा, आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो मैं फोर्स F लगा रहा हूं, जो फोर्स मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं बच्चे, F यहां पर बच्चे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स फ्रिक्शन से बड़ी है कि छोटी है, ध्यान से समझना। मान लिया जाए कि मेरे पास यहां पर जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे, इट इज लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक म्यू m1g। चाहे फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो चाहे नीचे लगा रहे हो, मैटर नहीं करता, आपकी अप्लाइड फोर्स बड़ी थी और छोटी थी और फ्रिक्शनल फोर्स छोटी थी और बच्चे फ्रिक्शन फोर्स बड़ी थी। तो ध्यान से समझना, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन बोथ ब्लॉक्स। अब ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स जो होंगे बच्चे आपके पास, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स बच्चे इकट्ठे एक ही डायरेक्शन के अंदर चले, मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन, विद द कॉमन एक्सेलरेशन। मैं क्या करवा रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 एंड 22 HC वर्मा पेज नंबर 96 चैप्टर फ्रिक्शन के इन दो क्वेश्चंस को करवाने की थ्योरी समझा रहा हूं। They will move together with the common acceleration, और ये common acceleration क्या आ जाएगी, A1 is equal to A2, और ये बच्चे फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय दोनों के मासेस को ऐड कर दो, क्या मुश्किल है, फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय दोनों के मासेस को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो।
तो कॉमन एक्सेलरेशन। लेकिन ध्यान दे लेना, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर 10 15 से छोटा क्यों है, तो बच्चे मैं उसको कैसे समझाऊंगा कि 10 15 से छोटा क्यों। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अप्लाइड फोर्स टीचर क्या दे रहा है और फ्रिक्शन फोर्स जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो उससे बड़ी है या छोटी है। ये पहला नंबर स्टेप है। और दूसरी चीज है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, क्या उल्टा हो जाए, हमारे पास यहाँ पर इफ, अगर मेरे पास इफ सेकंड पॉइंट है, द फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर, अगर फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर है बच्चे म्यू m1g से, अब इसका मतलब क्या आ जाएगा, बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट्स, ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट करेंगे, बट विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, बट विद डिफरेंट आपके पास एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चा हमारे पास इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जो हमारी एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। देखो अभी बहुत अच्छे से देखना, ये ऊपर वाला ब्लॉक आ गया, ये नीचे वाला ब्लॉक आ गया। जब आपके पास यहाँ पर फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स बड़ी है और फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास छोटी है, ये देखो बिल्कुल छोटी सी फ्रिक्शन फोर्स है, तो हमारे पास अब क्या होगा, ये जो मेरे पास m1 मास के ऑब्जेक्ट है, ये m1, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे थे कैपिटल F, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर किसके बराबर है, म्यू m1g के बराबर, ये बड़ी है ये छोटी। अब ऊपर वाले की एक्सेलरेशन किसके बराबर है, a के बराबर। तो सपोर्ट माइनस अपोज इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये ऊपर वाले की एक्सेलरेशन आ गई, तो इसकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ गई, F माइनस म्यू m1g अपॉन बच्चा हमारे पास m1। बात हमारे पास आगे कौन से मास के, m2 पे। अब m2 पे तो कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स तो मैं किस पे लगा रहा था, ऊपर वाले पे। तो अब नीचे वाली ब्लॉक क्यों एक्सेलरेट करेगी, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट। लेकिन जब फ्लूइड मैकेनिक्स हम कर रहे हैं तो कई बच्चे इसके अंदर पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम हो रहा है तो पानी का भी वेट क्या होगा बच्चे, सेम अमाउंट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमेशा रहता है, याद रखना। तो एवरी एक्शन, अगर हमारे पास ऊपर वाला ब्लॉक आगे खींचेगा तो इस पे फ्रिक्शन अगर पीछे लग रही है तो नीचे वाले पे भी फ्रिक्शन लगेगी, लेकिन आगे की तरफ को लग जाएगी। और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू m1 इंटू जी है, क्योंकि बच्चे वो तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है। और नॉर्मल रिएक्शन बच्चे हमारे पास किसके बराबर है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसके ऊपर m1g आएगी बच्चे, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, तो फ्रिक्शन यहाँ लग जाएगी। अब नीचे वाले की एक्सेलरेशन कौन काका बताएगा, बताओ। यहाँ पर तो सिंपल सी चीज आ गई, आपके पास म्यू m1g फोर्स है और नीचे ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है, तो -0 is equal to m2 into, तो a2 is equal to म्यू m1g अपॉन आपके पास m2। इसको हम कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं बच्चे, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। दिस इज नोन एज टू बी द ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। और ये आपको ज्यादा डिटेल में लेके जाती है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, हम जब किसी चीज के लिए पढ़ते हैं, हम कितनी डेप्थ के अंदर पढ़ रहे हैं मैटर ये करता है। और मैंने आपको एक और चीज बताई, इग्नोरेंस इज आल्सो ब्लिस, यानी कि अगर मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो मैं बहुत बच्चे उसके लिए आश्वस्त हूं, वो मुझे क्यों परेशान करेगी चीज। तो जब मुझे ज्यादा चीजें पता लग जाती हैं तो मैं ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि अब आपको ये एग्जाम के अंदर ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम अगर आती है और आपको ये भी पता है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम करवाई गई है तो एक प्रेशर बढ़ जाता है कि यार ये प्रॉब्लम अब गलत नहीं होनी चाहिए, मैं कहीं कोई गलती ना कर दूं। और जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं पता वो तो मस्त है, वो तो भोलेनाथ का भगत है, आएगी तो ठीक है, तुक्का लगा देंगे, अगर वो ठीक हो गया तो वो भी बढ़िया। तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फटाफट रिव्यू करवा देता हूं। यहाँ पर 2 ब्लॉक्स होंगे या 3 भी हो सकते हैं, और यहाँ पर आप एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाओगे। सर 3 ब्लॉक्स वाला भी केस करवा दो। वो करवा देंगे, हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। जो क्वेश्चन नंबर 23 HC वर्मा का वो 3 ब्लॉक्स का ही है, ठीक है। यस सर।
हमारे पास ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है, आप किसी एक पे फोर्स लगाते हो, फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाती है। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से छोटी है, देन बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन। दोनों के एक्सेलरेशन सेम होगी, और वो सिंपल, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और डिवाइड बाय टोटल मास। और हमारे पास अगर अप्लाइड फोर्स बड़ी हो जाए तो ऊपर वाले की एक्सेलरेशन और नीचे वाले की डिफरेंट हो जाए, और बच्चे इन दोनों के एक्सेलरेशन हम निकालेंगे। यहाँ पर एक बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन अगर अपोज कर रही है तो दूसरे पे क्या कर रही है बच्चे, आपके पास सपोर्ट कर रही है। तो ये बड़े ढंग से साइंटिफिकली आपको काम करना है। आप रट नहीं सकते ना इसको, आप रट्टा थोड़ा ना लगा दोगे कि ऊपर 2 kg आएगा, नीचे 3 kg आएगा, ऊपर 4 आएगा, हमेशा 5 आएगा। नहीं, इसमें तो आपको टीचर जो सरकमस्टांस देगा आपको वही सरकमस्टांस अप्लाई करने पड़ेंगे। जी आकाश बोलो बेटा। सर नीचे वाले ब्लॉक की रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ है। नहीं बेटा, एक मिनट में देख देता हूँ। नीचे वाले ब्लॉक की रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ है, बिल्कुल सही चीज बोलो, क्योंकि जब आप उसकी एक्सेलरेशन आगे की हो रही होगी। बेटा ऊपर वाले के, आप दो अलग अलग चीजें बोल रहे हो ना। जैसे कि आप जब आगे चलते हो तो आपके पाँव की रिलेटिव मोशन पीछे होती है, लेकिन पाँव तो आगे जा रहा है ना बेटा। यस सर, यस। तो रिलेटिव मोशन ऊपर अगर कोई पर्सन खड़ा होगा तो उसको ये ब्लॉक बच्चे अपने हिसाब से, दो ट्रेन चल रही है पैरेलल ट्रैक के ऊपर, एक की स्पीड बच्चे 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 मीटर पर सेकंड वाली ट्रेन कहाँ जा रही है, आगे जा रही है कि उसके हिसाब से पीछे जा रही है? उसके हिसाब से पीछे। बस वही चीज है यहाँ पर, रिलेटिव मोशन ऊपर वाले ब्लॉक के हिसाब से पीछे, तभी फ्रिक्शन है सर। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर अब आ गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चा हमारे पास क्या है, अ 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर 4 kg ब्लॉक। तो मेरे पास काका जी एक 2 kg ब्लॉक को 4 kg के ब्लॉक के ऊपर आपने प्लेस कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया 2 kg ब्लॉक, और ये बच्चा हमारे पास 4 kg का ब्लॉक। The coefficient of the friction, और नीचे स्मूथ सरफेस है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं। The coefficient of the friction between the blocks is 0.20 है बच्चा हमारे पास। Find the acceleration, आपको एक्सेलरेशन बतानी है when force of 12 Newton is applied on the upper block। ये पहला पार्ट है, ऊपर वाले ब्लॉक पे 12 न्यूटन की फोर्स लगा दी। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n, ये बच्चे हमारे पास 2g के बराबर है। तो पहले तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काके बताओ बच्चे कितने के बराबर है, म्यू इंटू n, और बच्चे 0.2 इंटू 20, जल्दी बता दो कितने के बराबर है, 4 न्यूटन। अब जजमेंट लगाओ, अब बच्चे आप जजमेंट पास करो जल्दी। अब आप जज करो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी है कि अप्लाइड फोर्स बड़ी है, बताओ शाबाश। अप्लाइड फोर्स। अब दूसरी जजमेंट पास करो, एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी कि डिफरेंट हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लगेगी जब आप आगे खींचोगे तो? पीछे की तरफ। और ये बच्चे 12 न्यूटन यहाँ पर, और ये बच्चा, और नीचे वाले पे यही 4 न्यूटन की फोर्स कहाँ पे लग जाएगी? आगे। और बच्चा हमारे पास ये मास आ गया 2 का। अब तो बच्चा हमारे पास कुछ नहीं है, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू A1, और नीचे बच्चे 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू A2। तो ऊपर वाले की एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ जाएगी, 8/2, तो कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड, और नीचे वाले की 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुश्किल क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल किस सेंस में था? अगर, हाँ करमनजीत बोल। सर जैसे मतलब 4 kg वाला भी नीचे से आगे को जा रहा है और 2 kg वाला उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो जो 2 kg है उसके साथ एक्सेलरेट करेगा तो उसमें 4+1 नहीं होनी चाहिए? नहीं बेटा, 4+1 किस हिसाब से बच्चे, यहाँ पर आप 4+1 ग्राउंड के रेफरेंस से देख रहे हो कि एज ए इंडिविजुअल देख रहे हो? अगर मैं मतलब 4 kg के मास के ऊपर बैठ के देख रहा हूँ तो बेटा फिर तो कहानी तो फिर बच्चे अलग अलग हो जाएंगे ना बच्चे। यहाँ पर हम अपने फ्रेम को बच्चे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर, अगर हम फ्रेम चेंज करेंगे तो बहुत सारी चीजों में ये भी है बच्चे कि ये 2 kg का ब्लॉक और ये 4 kg का ब्लॉक क्या हमेशा एक दूसरे पे एक्सेलरेट होते रहेंगे कि सेपरेट भी होंगे? कभी ना कभी सेपरेट भी। बिल्कुल।
तो वो भी है बच्चे हमारे पास। तो बहुत सारी चीजें हैं काके, तो इस वजह से हम उस डिस्कशन पे अभी नहीं जा पाएंगे। आपने क्वेश्चन वैलिड उठाया, लेकिन उसको किसी और दिन के लिए हम रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैलिड है। और उसके अंदर से, क्योंकि आप देखो ना, इसके अंदर कोई अपर लिमिट नहीं है ना, आप कहीं पर भी इसको बिठा दो। ग्राउंड पे बैठोगे तो क्या दोनों की एक्सेलरेशन यही नजर आएगी? नहीं, एक गाड़ी के अंदर अगर हम बैठे होते हैं तो गाड़ी की एक्सेलरेशन भी हमारे अंदर क्या हो जाती है, ऐड या फिर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, हाँ है ना? यस सर। तो वो तो फिर बच्चे ग्राउंड की कहानी, तो ग्राउंड के फ्रेम से हम नहीं देख रहे, हम एज ए इंडिविजुअल देख रहे हैं इसको, ठीक है बेटा? ठीक है। चलिए, अब ये बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट बच्चे वो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बच्चे, अब अगर लोअर ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई जाए, अगर लोअर ब्लॉक, हाँ आकाश बोलो बच्चे। सर नहीं नहीं सर, ये मेरा यही क्वेश्चन था, लोअर ब्लॉक वाला। हाँ, क्या 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 पूछना बच्चे? सर मैंने पूछना था कि अगर लोअर ब्लॉक को हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेट वो आगे की तरफ होता है, तो पीछे ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर स्यूडो फोर्स लग जानी थी सर फिर। हाँ एग्जैक्टली वही चीज बच्चे, अगर आप नीचे वाले पे, एग्जैक्टली बच्चे बी पार्ट, बिल्कुल तू सही कह रहे हैं। इसके बी पार्ट के अंदर बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास यहाँ पर जो अपर ब्लॉक है और हमारे पास यहाँ पर काका जी आपके पास क्या बच्चे, लोअर ब्लॉक है, ये देखिए। अब हम लोअर ब्लॉक के ऊपर बच्चे फोर्स लगा देते हैं, और फोर्स कितने की है बच्चा हमारे पास, 12 न्यूटन की। अब जैसे आप इसको खींचोगे बच्चे हमारे पास, तो डेफिनेटली अब फ्रिक्शन तो आएगी, आपके पास फ्रिक्शन आएगी बच्चे हमारे पास। और हमारे पास ऊपर वाले का मास कितने के बराबर है बच्चे हमारे पास, शाबाश बता दो। ऊपर वाले का मास आ गया बच्चे हमारे पास 2 kg का, और नीचे वाले का मास बच्चे हमारे पास कितने का आ जाएगा बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर नीचे वाले का आपके पास आ जाएगा 4 kg का फ्रिक्शन। देखिए, आप सूडो फोर्स से भी कर सकते हो कि सूडो फोर्स इस पे पीछे लगेगी, ये एक्सेलरेट करेगा सिस्टम, बहुत सारी चीजें। या फिर बच्चे आप इसको एज इट इज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूडो फोर्स से भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बच्चे आकाश। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें तो जब आप इसको खींचोगे तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन कहाँ पे लग जाएगी, पीछे की तरफ। कितने की लग जाएगी बच्चे बताओ, शाबाश, 4 की, 4 की लग रही है ना। और ऊपर वाले पे यही फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग जाएगी, आगे की तरफ। आप सूडो फोर्स के बगैर भी कर सकते हो बच्चे, कोई इश्यू वाली बात नहीं। सूडो फोर्स से थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाएंगी और आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा, क्योंकि सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर बच्चा हमारे पास जो फ्रिक्शन आ गया वो कहीं ना कहीं इसको होल्ड भी कर सकती है, वो सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये 4 आ गया। अब ऊपर वाले की एक्सेलरेशन A1 और नीचे वाले की A2 अब भी डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन छोटी और अप्लाइड बड़ी है। अब ऊपर वाले के लिए क्या आएगा, 4 - 0 2 into A1, नीचे वाले के लिए क्या आएगा बताओ शाबाश, 12 - 4 into 4 into A2। तो अब ऊपर वाले की एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ गई, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और नीचे वाले की बच्चे हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे, ये हमारे पास 8, तो ये हमारे पास 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इन दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट तरीके से सेम। अगर तू सूडो फोर्स लगाएगा बच्चे तो फिर तू नीचे वाले के एक्सेलरेशन को ऊपर में ऐड करेगा, तो उससे चीजें आसान नहीं रह पाएंगी। मतलब कि आप एक क्वेश्चन जिसको आप 2 मिनट में कर सकते थे, तो सूडो फोर्स लगाकर भी सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, चले आगे की तरफ बच्चे। ये हमारे पास ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है। अब ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या रह गया बच्चे, 23। यहां पर मेरे पास 3 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक है बच्चे हमारे पास 2 kg का, ये हमारे पास 2 kg का ब्लॉक आ गया। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर 3 kg का ब्लॉक आ गया, ये 3 kg का ब्लॉक आ गया, और ठीक उसके नीचे हमारे पास कितने का ब्लॉक आ गया, आपके पास 7 kg का, ये 7 kg का ब्लॉक। ठीक, ये हमारे पास 7 kg। ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये कितने के बराबर है, 0.2। इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने के बराबर है, 0.3, और ग्राउंड 0, यानी कि फ्रिक्शनलेस है। मुझे यहां पर बताना है, अगर मैं 10 न्यूटन की फोर्स अपर ब्लॉक पे लगा देता हूं तो इन तीनों के एक्सेलरेशन क्या होगी, 10 न्यूटन। देखते चलते, ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगी। नॉर्मल रिएक्शन N1 जो कि हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, 2G के बराबर।
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 0.2 इंटू 20, तो कितने के बराबर आ गई 4 न्यूटन। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर ये जो नीचे हमारे पास मास आ गया, ये मास कितने का बच्चे आपके पास 3 kg का, इस पे फ्रिक्शन पेयर की वजह से 4 न्यूटन लग जाएगी। और बच्चे नीचे हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास N2 और हमारे पास ये आ जाएगा 3G, और आपके पास इसके नीचे मेरे पास यहाँ पर आ गया 7 kg। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मेरे पास आ जाएगी μ2, यानी कि 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो मेरे पास ये आ गया 9। अब ध्यान से मेरे लॉजिक को समझना, फोकस करना। सबसे पहले बच्चे आप इसके अंदर समझने की कोशिश करो, ये 4 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन नीचे पे जो 4 न्यूटन की फोर्स आ रही है वो नीचे वाले के लिए कौन सी फोर्स बन जाएगी, अप्लाइड फोर्स, क्योंकि ये इस सिस्टम को क्या करना चाहती है बच्चे, शाबाश बताओ, चलाना चाहती है। ये 4 न्यूटन की फोर्स 3 kg की बॉडी को आगे खींचना चाहती है, तो ये अप्लाइड फोर्स की कैटेगरी में आ जाती है। और ये 9 न्यूटन 3 और 7 kg के बीच में क्या बन जाती है बच्चे, शाबाश बता दो, फ्रिक्शन फोर्स। इससे बताओ क्या चीज पता लगी। मैं अगर आपको यहां पर बताऊं तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है, 3 kg और 7 kg की जो आपके पास ब्लॉक है, इसमें अप्लाइड फोर्स कितने की है, शाबाश बता दो बेटा। सर 4 की है। और फ्रिक्शन कितने की आ रही है, 9 न्यूटन। तो इसका मतलब बच्चे अप्लाइड फरी की फ्रिक्शन बढ़ी, फ्रिक्शन बढ़ी, तो ये 3 kg और 7 kg क्या करेंगे बच्चे, एक साथ ही सेम एक्सेलरेट। तो हमारे पास, लेकिन अब ये सेम एक्सेलरेट करके, पर नीचे वाले ब्लॉक्स और ऊपर वाले एक ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन छोटी है और अप्लाइड बड़ी है, तो 2 kg की एक्सेलरेशन हमारे पास A1 हो जाएगी, और नीचे बचे A2 और A3, ये दोनों सेम है क्योंकि इन पे अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स नीचे वाले ब्लॉक्स के लिए अप्लाइड फोर्स बन चुकी है। ये 4 न्यूटन वो चलाना चाहती थी, लेकिन ये चलाए कैसे, क्योंकि फ्रिक्शन बच्चा आपके पास यहाँ पर बड़ी होगी, तो ये दोनों को इकट्ठा चला देगी। इस वजह से पहले केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4/2, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 और A3 दोनों सेम आ जाएंगे। बताओ कैसे आ जाएंगी सेम हमारे पास, 4/7, ये बच्चे आपके पास 4/10 या फिर बच्चे 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जितना मुश्किल क्वेश्चन उतना इजी इस पे कॉन्सेप्ट लगाना। 3 ब्लॉक्स को देख के बच्चा डर जाएगा, मैं बोला डरना क्या यार, लॉजिक लगाओ। ये पहला पार्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि आप 10 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगा रहे हो। अब आप 10 न्यूटन की फोर्स 3 kg पे लगाओ, ये मेरे पास 2 kg की बॉडी है, यहाँ पर 3 kg की बॉडी है, फ्रिक्शन यहाँ पर कितने की लग रही है बच्चे, 4 न्यूटन, यहाँ पर बच्चे आपके पास 9 न्यूटन। अब आप 3 kg की बॉडी को अगर आप खींचना चाहते हो, देखना बच्चे ध्यान से समझना, अगर आप 3 kg की बॉडी को खींचना चाहते हो तो फ्रिक्शन यहाँ पर भी लगेगी और यहाँ पर भी लगेगी। आप 10 न्यूटन की फोर्स से बीच वाले ब्लॉक को खींचना चाहते हो, पर फ्रिक्शन इस पे कितनी लग रही है बच्चे, 13 न्यूटन। तो बड़ी है कि छोटी है, बड़ी सर बड़ी है, तो इसका मतलब तीनों की एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगी, तो अब आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 ब्लॉक वाली प्रॉब्लम जो है HC वर्मा साहब ने बल्कि आसान डाली हुई और ज्यादा आसान डाली हुई है। और इसी तरीके से अगर हम 7 kg वाली बॉडी को देखें तो यहाँ पर अब हमारा जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। हमारे पास जैसे ही आप यहाँ पर देखते हो, तीसरा केस 7 kg की बॉडी के लिए, 7 kg की बॉडी के लिए अब आप अगर ऊपर देखें तो मेरे पास टोटल वेट कितना हो जाएगा 15, और नीचे मेरे पास 5 आ जाएगा, नॉट 15, और नीचे 7 kg की बॉडी है, 5 कैसे हो गए 3 + 2, और मेरे पास अब मैं 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ लगा, जो फ्रिक्शन होगी वो हमारे पास 0.3 से कैलकुलेट होगी, 0.3 नॉर्मल रिएक्शन n, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 50। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितने की लग जाएगी पीछे, 0.3 × 50, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू
15 न्यूटन। फ्रिक्शन बड़ी कि अप्लाइड बड़ी बच्चे हमारे पास? सर फ्रिक्शन बड़ी है। फ्रिक्शन बड़ी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है अगेन तीनों की आपके पास क्या आ जाएगी? सेम। एंड 10 डिवाइडेड बाई 12, तो आपके पास आंसर 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे? क्लियर है सर। अब इसके 6 या 7 बच्चे क्वेश्चन रह गए। ठीक, तो वो 6 या 7 क्वेश्चन अब हम एक सेशन और लगाकर इसको खत्म कर देंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और बाकी बच्चे इरिडोप भी स्टार्ट कर दीजिए जो नॉन मेडिकल के, ताकि मैं फिर इरिडोप भी साथ साथ खत्म करवाता चलूं। चलिए ओके।